आज देखिए सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस की इस अगली क्लास में हम बताएंगे भौतिक विज्ञान। तो भौतिक में बताऊंगा आवेशों का संरक्षण। देखिए आवेशों का संरक्षण में जैसे मान लीजिए ये है कि इसके अनुसार किसी वस्तु का पहले जितना आवेश होता है, माने आवेशित होने से पूर्व जितना आवेश रहेगा, आवेशित होने के बाद भी उतना ही आवेश रहेगा, तो इसी को कहते हैं आवेशों का संरक्षण। अब देखिए इसको हम उदाहरण से बताएंगे। जैसे मान लीजिए कांच की छड़ है, यहाँ एक कांच की छड़ है और ये हम ले लेते हैं रेशम की छड़। ये मान लो रेशम क्या है, ये देखिए रेशम है। अब यदि हम इस कांच की छड़ को और रेशम की छड़ को आपस में क्या करते हैं, हम मान लेकर रगड़ते हैं। जब इनको रगड़ते हैं तो इस पर क्या होता है, ये जो धन आवेशित हो जाती है, क्या होती है, ये धन आवेशित हो जाती है। और ये जो रेशम की छड़ उतना ही, परंतु क्या होता है इस पर ऋण आवेश हो जाता है। और जब हम रगड़ते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, निरावेशित हो जाते हैं। अर्थात रगड़ने से, अर्थात क्या कर सकते हैं कि रगड़ने से पूर्व इन पर जितना आवेश था उतना ही आवेश रगड़ने के बाद भी आवेश है। इसे ही कहते हैं आवेशों का संरक्षण। अतः आवेशों के संरक्षण के नियमानुसार यह कहा जा सकता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, यही है आवेशों के संरक्षण का नियम। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बताएंगे कूलाम का नियम। इसके बाद देखो कूलाम का नियम। देखो कूलाम जो है वैद्युत बलों से संबंधित इन्होंने नियम दिया है, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम जो वैद्युत बलों से संबंधित इन्होंने दो नियम दिया। अब देखिए दो नियम क्या है इनका। देखो प्रथम नियम क्या है, इन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल मान लेते हैं T, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। ये देखिए पहला रूल हो गया। दूसरा क्या देते हैं, यानी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल
जो Ft होगा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। ये देखिए मतलब देखिए हम मान लेते हैं कि जैसे मान लो पहला बिंदु आवेश ये मान लो Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश मान के Q2 है, ठीक। ये मान लो बिंदु ए पर है और दूसरा क्या है बिंदु बी पर है और इनके बीच की जो दूरी है मान लिया स्मॉल आर, इनके बीच की दूरी क्या है स्मॉल आर है। अब देखिए इनके बीच जो है बिंदु आर जो वैद्युत बल लगेगा, देखो प्रथम नियम के अनुसार, देखिए प्रथम नियम के अनुसार क्या कह रहा है, इनके बीच जो लगने वाला जो वैद्युत बल Ft है दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। और जो द्वितीय नियम के अनुसार क्या कह रहे हैं, सारे इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यदि हम समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप से लिख दें, संयुक्त रूप से लिखने पर देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा Fe प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे दिख रहा है ना। अब देखो जब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं, यहाँ देखिए जब इनके इस प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो इसके जगह हम कोई कांस्टेंट अथवा नियतांक लगाते हैं। अब देखिए वो नियतांक क्या है, यहाँ हो जाएगा यानी Fe बराबर हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक। कभी कभार यहाँ नियतांक के भी लग जाता है, तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या है। यहाँ लिखेंगे जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × K नियतांक है, क्या है नियतांक। के जो है ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है। क्या होता है, तो जो के जो है माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ये जो माध्यम का क्या है, ये देखिए परावैद्युतांक। और देखो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक। इतना देखो आप लोग नोट करो, फिर और आगे बता रहा हूँ। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है ये भी नियतांक है। इसका जो मान होता है ये होता है 9.0 × 10⁻⁻9, ठीक। और इसका जो मात्रक होता है ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक। इसकी पूरे कांस्टेंट का जो मान होता है इतना होता है 9 × 10⁻9 होता है। और जो एप्सिलॉन 0 जो है ये क्या है, ये देखो माध्यम की वैद्युतशीलता है। क्या है, तो माध्यम क्या
समाधान की क्या है, वैद्युतशीलता होती है, वैद्युतशीलता। अब इसका मान होता है, देखो एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वायु निर्वात के लिए, देखो यहाँ लिखेंगे वायु निर्वात के लिए एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, इसका उल्टा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया इतना पूरा, क्या हो गया, कूलाम का नियम। यानी कूलाम ने क्या नियम दिया, उन्होंने दिया है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बलों से संबंधित उन्होंने नियम प्रस्तुत किया। और उसमें जो पहला नियम क्या था, दूसरा नियम हमने बताया। अब देखिए इसके बाद यहाँ बताएंगे एप्सिलॉन 0 का मात्रक एवं विमीय सूत्र। देखिए एप्सिलॉन 0 का मात्रक एवं विमीय सूत्र ये क्या होता है। देखो हम फार्मूला जानते हैं, क्योंकि वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है ना। अब देखिए एप्सिलॉन 0 किधर उठा लाओ तो F जाएगा, उधर जाए बटे में चला जाएगा, इसलिए एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होगा, हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर। ये देखिए R स्क्वायर, ये हो गया। बस यहीं से मात्रक निकाल लेंगे, इसलिए एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होगा, देखो 1/4 पाई अचर पद होता है, अचर पद का कोई मात्रक ही नहीं होता है। आवेश Q कूलाम होगा, तो ये हो गया इसका मात्रक कूलाम, गुणे ये भी Q2 भी आवेश है, इसका भी मात्रक हो गया कूलाम, पूरे के बटे यह भी वैद्युत बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और ये R दूरी है, इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। इसलिए एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होगा हो जाएगा इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन बटे को प्रति काटते पड़ते प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये रहा इसका मात्रक। अब यहाँ पर हमको अगर निकालना है एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, क्या निकालना है, विमीय सूत्र। देखिए यहीं से हम विमीय सूत्र भी निकालेंगे। देखो कूलाम, कूलाम Q बराबर होता है I इंटू टी, कूलाम Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो देखो कूलाम को लिखेंगे हम धारा गुणे समय, मतलब I इंटू टी स्क्वायर, इसका पावर 2 कर देंगे बटे न्यूटन, तो न्यूटन को न्यूटन ही रहने दो, यानी F गुणे मीटर, तो मीटर को मात्रक इसका मात्रक मीटर ही होता है। तो देखिए मीटर को यम कर दो लंबाई। अब देखिए इसलिए इसका जो विमीय सूत्र होगा, I धारा का विमीय सूत्र होता A, T समय, इसका पावर, इसका क्या होता है कैपिटल T। अब इसके बाद इसका पावर 2 कर देंगे, देखिए भैया P बल, बल का विमीय सूत्र होता है mL/T-2 होता है। फिर ये देखो लंबाई है मीटर, मीटर का क्या होता है, L ही होता है। अब इसको अगर हम सरल करेंगे तो यम ऊपर चला जाएगा, या यहीं पे लिख लो एक लाइन और, देखो A स्क्वायर P स्क्वायर, इसकी पावर पे दोनों पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए यम अकेले है, सिंगल है, L और L मिलके L2 हो जाएगा, ठीक पावर -2 हो गया। अब जब यम ऊपर चला जाएगा तो यम पावर -1, L भी ऊपर जाएगा, L पावर -2, T ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 मिलकर 4 घात हो जाएगी, ठीक पावर 4 और A2। इसका मतलब भी एप्सिलॉन 0 का जो
विमीन सूत्र हो गया वह ये हो गया M-1 L-2 T घाते 4 A2। ठीक है, ये हो गया आपका एप्सिलॉन 0 का विमीन सूत्र और ये हो गया एप्सिलॉन 0 का मात्रा। ठीक, अब देखिए इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना क्या है। देखिए यही बता दूंगा, वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बलों में तुलना, यानी दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक, देखिए तो एक तरफ आप लिख दीजिए वैद्युत बल और इधर मैं लिख दे रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल इधर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, जो वैद्युत बल होता है वो दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है। किसके बीच लगता है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है। देखिए पहला इनमें अंतर है कि वैद्युत बल जो होता है सदैव, वैद्युत बल सदैव दो बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। ठीक है, के मध्य लगता है। और देखिए यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव दो पिंड के दो द्रव्यमानों के बीच रहता है। दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है या लगता है या उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा जो अंतर होगा, वैद्युत बल का नियम जो है कूलाम में दिया है। वैद्युत बल का नियम किसने दिया है? नियम कूलाम महोदय ने प्रस्तुत किया है। कूलाम ने प्रस्तुत किया है। ठीक, और देखो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है ये न्यूटन ने प्रस्तुत किया है। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम न्यूटन ने प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत किया है। और देखिए तीसरा अंतर क्या है, जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। भाई जानते हो समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, देखिए जो वैद्युत बल है ये आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल सदैव ये ओनली वन केवल आकर्षण ही होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है, आकर्षण बल ही होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षण कभी नहीं करता है। कभी पृथ्वी किसी वस्तु को प्रतिकर्षित नहीं करती है। पृथ्वी हमेशा क्या करती है? सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित ही करती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, देखिए चौथा पॉइंट जो होता है ना, जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत बड़ा होता है। देखिए जो वैद्युत बल का मान
बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, जबकि इस बल का मान सामान्य होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान सामान्य होता है, ठीक है, सामान्य होता है। अब देखो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक है, तो जान लीजिए जो वैद्युत बल है, नोट में लिख रहा हूं, वैद्युत बल दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल जो Fe होता है, ये जान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल Fg ग्रेविटी फोर्स Fg की तुलना में 10⁻43 गुना 10⁻43 गुना अधिक होता है, ठीक ना, इतना गुना अधिक होता है। इसका मतलब जो वैद्युत बल Fe होता है 10⁻43 इंटू Fg होता है। ये जान लीजिए इतना बड़ा होता है। बताओ 10⁻43 एक लिखकर आप 43 के शून्य लगाओगे, अब जोड़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, कितना, अरब, सरब, कितना अधिक होगा। नहीं, बहुत ही अधिक होता है वैद्युत बल। आजकल आप लोग जान ही रहे हैं, हर जगह विद्युत का ही यूज हो रहा है। विद्युत के द्वारा बड़ी से बड़ी मशीनें चलाई जा रही हैं, जो कि सैकड़ों हजारों आदमी का काम विद्युत कर रही है। इसीलिए जो विद्युत बल का मान होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है, ठीक है। इतना हो गया, इसको नोट करिए। मिनट देखो कितना, हाँ देखिए, इसके बाद हम बताएंगे वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी परिभाषा होती है किसी बिंदु आवेश, जैसे मान लेते हैं ये कोई प्लस आवेश है और एक और हम मान लेते माइनस क्यू आवेश, इसको बहुत दूर हम रखेंगे, इसका इसके प्रति कोई आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होगा, ठीक। अब मान लेते इसको धीरे धीरे इसके समीप ला रहे हैं, इसके समीप अगर ला रहे हैं, पता लगा यहाँ पे जैसे आया, इनके बीच जो थोड़ा थोड़ा आकर्षण बल काम करने लगा, तो हम ये दूरी नाप लेंगे। इसी प्रकार इसके चारों तरफ इतनी ही दूरी में यदि हम चाहे जहां पर इस निगेटिव चार्ज को रखेंगे, ये क्या करेगा, ये जो प्लस आवेश के प्रति आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो बस इसकी परिभाषा ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की कि किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें यह किसी अन्य बिंदु आवेश के प्रति आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कर सकता है, उन्हें हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मैं देखिए यहाँ परिभाषा लिख रहा हूं कि किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें यह किसी अन्य बिंदु आवेश, किसी अन्य मतलब दूसरे किसी अन्य बिंदु आवेश, किसी अन्य बिंदु आवेश के प्रति आकर्षण या प्रतिकर्षण
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सकते हैं। उन्हें उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, मतलब जो एरिया है, उन्हें लिखो चाहे उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किधर से किधर होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की होती है। देखिए नोट में लिख रहा हूं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक ना, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा जैसे प्लस आवेश है, प्लस आवेश से हमेशा किधर होगी, ऋण आवेश की होगी। ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए, अब बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है? तीव्रता का मतलब होता है क्षमता, यूनिटी। देखिए इसकी परिभाषा होती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कहाँ पर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश, मान लेते Q0 है, परीक्षण आवेश को Q0 से Q0 से व्यक्त करते हैं। किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल, Fe एवं इस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर ही होती है।